एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इतिहास और विकास के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ के बारे में। ओके गाइस, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ के बारे में कि कंप्यूटर की पहले के कंप्यूटर कैसे होते थे, आज के कंप्यूटर कैसे होते हैं, पहले के कंप्यूटर कितने बड़े होते थे और आज के कंप्यूटर कैसे हैं। पहले के कंप्यूटर लगभग एक एक रूम के बराबर हुआ करते थे और आज के कंप्यूटर कितने साइज में समाहित हुए हैं, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, एक एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए गाइस देखते हैं। सबसे पहले लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस अबेकस। अबेकस क्या था, अब अबेकस का काम क्या था, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम एबाकस के बारे में आपको बता दें गाइस कि कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। जब चीन के सुमेरिया में 2700 से 2300 ईसा पूर्व में कैलकुलेशन मशीन अबेकस का आविष्कार हुआ था, तब यह एक पूर्ण रूप से मैकेनिकल डिवाइस था। यानी मैं आपको बता दूं गाइस, मैकेनिकल डिवाइस का मतलब होता है कि यह हाथ से तैयार किया गया था, यह हाथ से बनाया गया एक डिवाइस था जो चीन, जापान और एशिया के अनेक देशों में अंकों की गणना करने के लिए काम आती थी। अबेकस एक तारों का एक फ्रेम होता था, यानी एक हाथ से डिवाइस तैयार किया गया था गाइस, जिसमें एक फ्रेम बना हुआ था लकड़ी का, और उस लकड़ी के फ्रेम में तार लगाया गया था। तार लगा करके उसमें एक पकी हुई मिट्टी के गोले लगे रहते थे, यानी मिट्टी को पका करके और उसको तार में पिरो के पहनाया गया था गाइस, और उसी से जोड़ घटाना गुणा करने के लिए क्या होता था, काम हुआ करता था। ओके गाइस, तो मैं आपको बता दूं गाइस कि प्रारंभ में एबाकस को व्यापारिक कैलकुलेशन के लिए काम में यूज किया करते थे। यह मशीन अंकों को जोड़ने, काटने, घटाने तथा गुणा करने इत्यादि में प्रयोग किया जाता था। हालांकि एबाकस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जो शब्द है एबैक्स शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है गणना करने के लिए मोतियों से बना सलाट बोर्ड। आइए इसके कुछ हम अबेकस के पॉइंट के बारे में जानते हैं गाइस, ठीक है। एबाकस एक मैकेनिकल डिवाइस था जिसका इस्तेमाल दुनिया में सबसे पहले गणना करने के लिए किया गया था। सबसे पहले जिस मशीन का आविष्कार हुआ था, जिस डिवाइस का आविष्कार हुआ था, उसका नाम था अबेकस। ओके गाइस, तो यह इस्तेमाल किए हुए दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल डिवाइस था जो हाथ से तैयार किया गया था गाइस। ओके, अबेकस का इस्तेमाल गणित में गिनती करने और जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे कार्यों करने के लिए किया गया। अबेकस का इस्तेमाल गणित में गिनती करने और जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अबेकस के आविष्कार से पहले लोग अंकगणितीय गणना करने के लिए उंगलियों या पंखुड़ों का इस्तेमाल किया करते थे। यानी गाइस मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब अबेकस का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उससे पहले लोग जब जोड़ घटाना करना होता था या कोई संख्याओं को जोड़ना होता था, तो पहले लोग अंगुलियों का इस्तेमाल किया करते थे, या कंकड़ जो पत्थर होते हैं उसको लेकर के उसका इस्तेमाल किया करते थे। ओके गाइस, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां के बारे में बात। मैं आपको बता दूं गाइस कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे गाइस फर्स्ट जनरेशन के बारे में कि फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत कब हुई थी, इसका आविष्कार किसने किया था, इसमें किस प्रोसेसर का यूज किया गया था, डाटा स्टोरेज के लिए किस
डिवाइस का आविष्कार किया गया था, ये सब सारे चीज हम आपको बताएंगे गाइस। ओके, तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत गाइस 1942 से लेकर के 1956 के बीच हुआ था। और पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब और डेटा स्टोरेज के लिए चुंबकीय ड्रम यानी मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको बता दूं गाइस कि ये जो आपका था वैक्यूम ट्यूब, यह एक प्रकार का प्रोसेसर था। ओके गाइस, यह एक प्रकार का प्रोसेसर था और इसमें डाटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल किया जाता था। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर लगभग गाइस 50/30 यानी मैं आपको बता दूं गाइस कि 50/30 इतने बराबर के एक कंप्यूटर हुआ करते थे। यानी कहा जाए तो एक एक कंप्यूटर एक एक रूम के बराबर हुआ करते थे। और उस फर्स्ट जनरेशन में ये जो प्रोसेसर था गाइस वैक्यूम ट्यूब, उसमें 18,000 तक वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। फर्स्ट जनरेशन के एक कंप्यूटर में 18,000 तक वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे और इसकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत ही क्या थी, स्लो थी। इसकी जो वर्क करने की कैपेसिटी थी वो बहुत ही स्लो थी, बहुत ही धीमा थी। और मैं आपको बता दूं गाइस, इसका वजन, एक कंप्यूटर का वजन लगभग 30 टन के बराबर हुआ करता था। कितने गाइस? 30 टन। इस कंप्यूटर को जोड़ करने में 200 माइक्रोसेकेंड तथा गुणा करने में 2000 माइक्रोसेकेंड लगते थे। इसे संचालित करने के लिए 1,50,000 वाट बिजली की आवश्यकता होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को अल्टरनेटिव करंट यानी बोले तो एसी करंट की जरूरत पड़ती थी। आइए आगे हम बात करते हैं गाइस। यह कंप्यूटर बहुत महंगे हुआ करते थे, इसे खरीद पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं था। इसका रख रखाव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके गाइस, इनमें गर्मी का उत्सर्जन बहुत हुआ करता था जिसके वजह से एसी की आवश्यकता पड़ती थी। इसमें जो फर्स्ट जनरेशन थे, इसमें कंप्यूटर जब यूज किया करते थे तो उस टाइम इसे एसी लगाया जाता था, उस रूम में एसी फिट किया जाता था क्योंकि इसमें बहुत काफी ज्यादा गर्मी उत्सर्जन होता था, इसलिए एसी की आवश्यकता पड़ती थी। पहले कंप्यूटर को चलाने के लिए मशीनी भाषा यानी बोला जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता। इस कंप्यूटर की मशीनी लैंग्वेज 0 और 1 पर आधारित होती है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड, पेपर, टेप और मैग्नेटिक टेप को इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मैं आपको बता दूं गाइस कि जिसके वजह से इनकी गति बहुत कम थी और स्टोरेज भी कम हुआ करता था। ओके गाइस, और यह कंप्यूटर एक समय में एक ही कार्य करने में सक्षम थे जिसे सिंगल टास्क या सिंगल यूजर भी कहते थे। आइए इसके पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। प्रथम पीढ़ी में कई कंप्यूटर का निर्माण हुआ जिसके नाम है एनिक, एडवैक, एडसैक, यूनिवेक फर्स्ट और IBM 701। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिक कंप्यूटर के बारे में। चलिए हम एनिक कंप्यूटर का फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनिक का फुल फॉर्म होता है गाइस इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सर्वप्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक का आविष्कार किया गया जिसे अमेरिका की पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जॉन मचली तथा जे प्रेस्पर एकॉर्ट ने बनाया। ओके गाइस, इस कंप्यूटर का आविष्कार यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के लिए किया गया था जो उनकी तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करने का कार्य करता था। सेकेंड बात करते हैं एडवेक के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है गाइस इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके गाइस, इसे 1945 में एडवेक के सलाहकार हंगरी के जॉन वॉन न्यूमैन की स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाया गया। ओके गाइस,
इससे पहले कंप्यूटर में प्रोग्राम एवं डाटा संग्रह बोले तो स्टोर करना बहुत ही मुश्किल कार्य था। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एडसेक के बारे में। तो आइए गाइस हम बताते हैं इसका एडसेक का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है गाइस इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ओके गाइस, एडसेक नामक कंप्यूटर का निर्माण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मई 1949 में किया गया। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं यूनिएक फर्स्ट के बारे में। यूनिएक फर्स्ट का फुल फॉर्म होता है गाइस यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके गाइस, ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, ठीक है, तथा इनकी गणना मिली सेकेंड में की जाती थी। ओके गाइस, हम बात करते हैं कि जब हम फर्स्ट पढ़े थे, एनिक पढ़े थे, तो उसमें जो था अगर किसी जोड़ को करना होता था तो उसमें 200 माइक्रोसेकेंड का यूज लगता था एक जोड़ करने में, और इसमें देख रहे हैं आप गाइस कि मिली सेकेंड में ही आपका कैलकुलेशन हो जा रहा है। यानी जैसे जैसे इसमें डेवलप हुआ, विकास हुआ, वैसे वैसे इसकी कैपेसिटी और इसकी आकार छोटे होते गए, इसकी कैपेसिटी बढ़ती गई, इसकी गणना करने की क्षमता भी बढ़ते गई। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से सेकेंड जनरेशन का क्या हुआ गाइस, आविष्कार हुआ। ओके गाइस, इसमें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। यानी गाइस मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रोसेसर यूज किए जाते थे फर्स्ट जनरेशन में, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ओके गाइस, इस कंप्यूटर में ज्यादातर आउटपुट हमेशा गलत आता था। यानी देखा जाए तो जो भी हम आउटपुट देते थे वो ज्यादातर इसमें गलत ही पाया जाता था। ओके गाइस, यह केवल मशीनी भाषा को ही समझ पाता था। यानी जो बाइनरी लैंग्वेज था उसी को यह केवल कंप्यूटर क्या कर पाता था, समझ पाता था। अन्य कोई लैंग्वेज को ये नहीं समझ पाता था। यानी कहा जाए तो असेंबली लैंग्वेज को ये अभी नहीं समझ पाता था। ओके गाइस, यह कंप्यूटर बहुत महंगे थे। यानी ये कंप्यूटर गाइस इतने महंगे थे कि सभी को खरीद पाना संभव, सभी के बस का नहीं था। यह कंप्यूटर खरीद पाना सभी के बस का नहीं था। ओके गाइस, और इसका प्रोसेसिंग भी काफी स्लो था। यानी जो इसके कार्य करने की जो क्षमता थी, कैपेसिटी थी गाइस, वो बहुत स्लो थी, बहुत धीमा कार्य करता था। ओके गाइस, और इसका साइज भी काफी बड़ा था। यानी कहा जाए तो कार्य करने की इसकी कैपेसिटी जो थी वो बहुत कम थी, और इसका साइज क्या था, आकार जो बोला जाए साइज, तो बहुत बड़ा था। यानी बहुत बड़ा का मतलब कि एक एक रूम के बराबर एक एक कंप्यूटर होता था, जिसका वेट कहा जाए तो लगभग 30 टन के बराबर हुआ करते थे। ओके गाइस, 30 टन के बराबर हुआ करते थे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस लगाया गया था। इसीलिए इसे ठंडा रखने के लिए एसी का प्रयोग किया जाता था। ओके गाइस, आगे पॉइंट की बात करते हैं हम कि यह कंप्यूटर किसी भी प्रकार से पोर्टेबल नहीं था। यानी कहा जाए कि यह इतने बड़े साइज में हुआ करते थे कि इसको उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव नहीं था। ओके गाइस, और यह बहुत ज्यादा बिजली का खपत करता था। यानी इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं गाइस कि 1,50,000 बिजली, 1,50,000 वाट बिजली की आवश्यकता पड़ती थी। ओके गाइस, आगे हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के बारे में। सेकेंड जनरेशन का कार्यकाल कब से कब तक चला था, तो इसका कार्य चला था 1956 से लेकर के 1965 तक चला था। ओके गाइस, सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक बोले तो गाइस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ओके गाइस, जिस तरीके से आप देखे थे कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसर का यूज किया गया था, उसी तरह सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर प्रोसेसर का यूज किया गया है। ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो अर्धचालक धातु बोले तो सेमीकंडक्टर मेटल से बनी होती है। ये जो प्रोसेसर होता है गाइस सेकेंड जनरेशन का ट्रांजिस्टर, यह प्रोसेसर आपका जो सेकेंड आपका ये जो है ट्रांजिस्टर प्रोसेसर सेकेंड जनरेशन का गाइस, यह आपका सेमी कंडक्टर मेटल से बनी होती है। इस पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर को प्राइमरी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी के लिए उपयोग किया गया था। जिस तरीके से फर्स्ट जनरेशन में आपका
मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया था स्टोरेज के लिए, उस तरीके से इसमें सेकेंडरी मेमोरी के लिए आपका प्रयोग किया गया है मैग्नेटिक डिस्क का और मैग्नेटिक टेप का। ओके गाइस, इस दौर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी आविष्कार हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से कोबोल और फोर्टान नामक उच्च स्तरीय हाई लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था। ओके गाइस, सेकेंड जनरेशन जो था वो फर्स्ट जनरेशन की तुलना में कंप्यूटर की साइज काफी छोटी हो गई और इसकी कार्य करने की जो कैपेसिटी थी वो अभी क्या हो गया, बढ़ गया। उसकी भी कैपेसिटी सेकेंड जनरेशन में इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। और बात करते हैं कि सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकेंड जनरेशन जो आया गया उसमें बिजली की खपत भी कम होने लगा और इसकी कार्य प्रणाली भी क्या हो गया, बढ़ गया। सेकेंड जनरेशन में कई कंप्यूटर का भी निर्माण हुआ था, जिनके नाम है IBM 7030, सेकेंड है हॉनीवेल 400, थर्ड है CDC 1604। ओके गाइस, तो ये सब सारे सेकेंड जनरेशन में कई कंप्यूटर का भी निर्माण हुआ जो काफी ज्यादा सेकेंड जनरेशन में बदलाव लाया। ओके गाइस, आगे हम बात करते हैं गाइस थर्ड जनरेशन के बारे में कि थर्ड जनरेशन का कार्यकाल कब से कब तक रहा। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन का कार्यकाल जो था गाइस वह 1965 से लेकर के 1975 तक चला था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट बोले तो IC का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण गाइस इस थर्ड जनरेशन की कार्य करने की कैपेसिटी और ही बढ़ गई, कार्य करने की कैपेसिटी और ही तीव्र गति हो गई, इसकी कार्य करने की कैपेसिटी और ही बढ़ गई। ओके गाइस, इस पीढ़ी में 1958 में जैक किल्बी व रेबोट नोई ने प्रथम बार ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC का प्रयोग किया गया था। जिन्होंने ट्रांजिस्टर के जगह पर IC का प्रयोग किया गया है, बोले तो गाइस इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया है, उनका नाम है, उस वैज्ञानिक का नाम है जैक किल्बी व रोबोट नोई। इन्होंने ट्रांजिस्टर की जगह पर IC का प्रयोग किया था। IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है। अगर क्वेश्चन आते हैं गाइस कि IC जो है वह किस धातु से मिलकर बनी हुई है, किस धातु से बनी हुई, तो आप बता सकते हैं गाइस कि यह सिलिकॉन से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। ओके गाइस, IC में पहले 10 या 20 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते थे तथा इस तकनीक को बोल दीजिए। IC में पहले 10 या 20 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते थे तथा इस तकनीक को स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहा गया। ओके गाइस, चलिए आगे बात करते हैं कि थर्ड जनरेशन में किस किस कंप्यूटर का निर्माण हुआ। थर्ड जनरेशन में कई कंप्यूटरों का भी निर्माण हुआ, जिनके नाम है IBM 360, IBM 370, CDC 6600 और उसके नेक्स्ट कंप्यूटर जो थे उसका नाम था PDP 8, PDP 11। इस प्रकार से थर्ड जनरेशन में इन सारे कंप्यूटरों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन के बारे में कि फोर्थ जनरेशन का कार्यकाल कब से कब तक था। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि फोर्थ जनरेशन का जो कार्यकाल था वह 1975 से लेकर के 1989 तक चला था, यानी 1975 टू 1989 तक चला था। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई। ओके गाइस, जिसमें हजारों IC एक एकल चिप पर निर्मित की जा सकती थी। ओके गाइस, लगभग 5000 ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़कर LSI का निर्माण किया गया, यानी बोले तो गाइस लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का निर्माण किया गया। ओके गाइस, और समय के साथ इसी LSI का विस्तार वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI के रूप में निर्माण कर दिया गया।
ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगला माइक्रोचिप 1971 में फिर से बोलिए, इंटेल पहला बोलिए। पहला माइक्रोचिप 1971 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने इंटेल 4004 तैयार किया। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। ओके गाइस, माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार अत्यधिक छोटा हो गया, जो कि आप देखेंगे कि घर घर लैपटॉप और कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, वह इसी का देन है, यानी बोले तो फोर्थ जनरेशन का ही देन है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में। फिफ्थ जनरेशन का कार्यकाल कब तक चला था, कब से कब तक चला था, तो आइए हम गाइस बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन का कार्यकाल 1989 से अब तक चल रहा है। पांचवी पीढ़ी के रूप में एक नई तकनीक उभर कर आई जिसे ULSI कहा जाता है, यानी बोले तो गैस अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर चिप में 10 लाख तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में शामिल किया जा सकता था। ओके गाइस, इस पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि यानी बोले तो गैस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा मोबाइल संचार, सैटेलाइट संचार, सिग्नल डाटा प्रोसेसिंग को आरंभ किया गया। ओके गाइस, हाई लैंग्वेज में जावा, बीबी और नेट की शुरुआत इसी पीढ़ी में हुई थी। यानी हम बोले बात करें तो गाइस फिफ्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत की गई, जैसे कि आपका C+ हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गए, ऐसे सारे लैंग्वेजों का इस्तेमाल हमारा फिफ्थ जनरेशन में हुआ था, सॉरी फिफ्थ जनरेशन में हुआ है। आज के कंप्यूटर इतने विकसित हुए हैं कि हर क्षेत्र में, मूल रूप से बात करें तो अकाउंटिंग के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, भवन निर्माण के क्षेत्र में, अंतरिक्ष यानी बोले तो स्पेस के क्षेत्र में कई कार्यों में किए जाने लगा है। फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर जो है बहुत ही विकसित हो चुकी है, जिसका कार्य बहुत ही कम समय में करना संभव हो चुका है। इसके कंप्यूटर में प्रतिदिन कंप्यूटर के आकार को घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हम घड़ी के आकार में भी कंप्यूटर को देख सकते हैं। ओके गाइस, जैसे कि हम बात करें आपको कि अभी कंप्यूटर के जो आकार हुए हैं, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पीसी, ये सब सारे क्या है कंप्यूटरों का आकार है, जो इतने आप छोटे साइज में देख पा रहे हैं, ये सब जनरेशन का ही क्या है देन है। ओके गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।